गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको सरकार के अंग के बारे में बताया कि सरकार के 3 अंग हैं और इसमें अभी एक है लोकसभा अध्यक्ष यानी कि स्पीकर, जो बोलता है। लोकसभा का कामकाज व्यवस्थित रूप से तथा निर्धारित नीति नियमों के अनुसार चले, इस पर निगरानी रखना, सदन में शिष्टता व्यवस्था तथा सदन की गरिमा को बनाए रखने का कार्य लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा यानी निचले सदन, मैंने आपको बताया था लोकसभा निचली सदन है। लोकसभा सदस्य अपने में से ही लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। अध्यक्ष लोकसभा की बैठक के दौरान सदन के अध्यक्ष के रूप में उसकी कार्यवाही का संचालन और नियमन करता है। अध्यक्ष सदन के सदस्यों से सदन में शिष्टाचार की अपेक्षा रखता है। वह सदन की मर्यादा का रक्षक होता है। उसका निर्णय सदन में अंतिम निर्णय होता है। अध्यक्ष किसी भी राजनीतिक पक्ष का सदस्य हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष पर निर्वाचित होने के बाद उसे सदन की कार्यवाही का संचालन निष्पक्ष तथा तटस्थ रहकर करना पड़ता है। लोकसभा के विसर्जन के साथ लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो जाता है, लेकिन जब तक नई लोकसभा का गठन नहीं हो जाता तब तक वह अपने पद पर बना रहता है। 14 दिनों की नोटिस देकर लोकसभा के सदस्य सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित कर लोकसभा अध्यक्ष को उसके पद से हटा सकते हैं। लोकसभा या विधानसभा सदनों में होने वाले भाषण, आलोचना आदि अध्यक्ष को संबोधित करने के साथ होते हैं। संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही अंग्रेजी या हिंदी भाषाओं में हो सकती है, लेकिन इन दोनों भाषाओं को न जानने वाले सदस्यों को उनकी मातृभाषा में संबोधन करने की अनुमति अध्यक्ष दे सकता है। अगर अध्यक्ष की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य लगातार 60 दिन तक लोकसभा में अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट खाली मान ली जाती है। अध्यक्ष सदन की कार्यवाही को स्थगित कर सकता है। निर्णायक मत, कास्टिंग वोट। सदन की कार्यवाही में जब भी किसी प्रश्न, किसी भी मुद्दे, समस्या अथवा विधेयक पर चर्चा विचारण के बाद निर्णय के समय उसके पक्ष तथा विपक्ष में बराबर बराबर मत पड़े, तब अध्यक्ष अपना निर्णय मत, कास्टिंग वोट दे सकता है। इसके अलावा वह सदन में मतदान में भी भाग ले सकता है। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष श्री गणेश वासुदेव मावड़ंकर थे। अध्यक्ष में वह अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की कार्यवाही का संचालन करता है। अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष दोनों की अनुपस्थिति में सदन की कार्यवाही के संचालन के संबंध में विविध राजनीतिक पक्षों के कुशल, अनुभवी तथा संसदीय प्रक्रिया के जानकर ऐसे बुद्धिजीवी सदस्यों की एक स्पीकर्स पैनल तैयार की जाती है, जिसके सदस्य अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में सदन का कामकाज संभालते हैं। अब क्या है, विधेयक कानून कब बनता है? कानून बनाने के लिए प्रस्तुत प्रस्ताव, दरखास्त को विधेयक कहते हैं। दरखास्त को विधेयक कहते हैं। अ है, संसद वर्तमान कानून में सुधार करने, नए कानून का निर्माण करने, पुराने तथा असंगत कानूनों को रद्द करने का महत्वपूर्ण कार्य करती है। सामान्य विधेयक, वित्त विधेयक तथा संविधान संशोधन विधेयक निम्न प्रक्रियाओं को पूर्ण करने के बाद कानून का स्वरूप लेता है, जिसकी सामान्य व्यवस्था निम्न अनुसार है। किसी भी विधेयक को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक मंत्री अथवा सदन के किसी भी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। जब संसद के दोनों सदनों के बीच किसी विधेयक को पारित करने के संबंध में मतभेद उत्पन्न हो, तब राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकता है, जिससे बहुमति से विधेयक पारित किया जा सके। संयुक्त बैठक का संचालन लोकसभा अध्यक्ष स्पीकर ही संभालता है। पहला है इसमें विधेयक कानून बनाने की विधि।
क्या नियम है इसके। सामान्य विधेयक, गैर वित्तीय विधेयक, दो होते हैं जो सामान्य है। अनेक सामान्य विधेयकों को मंत्रियों द्वारा सदन में प्रस्तुत करने की प्रक्रिया को प्रथम वाचन कहते हैं। वाचन मतलब बातचीत करना, जिससे विधेयक में शीर्षक, उद्देश्यों तथा कारणों का उल्लेख होता है। इन विधेयकों को संसद में प्रस्तुत करने से पहले उस संसद के अध्यक्ष की तथा वित्तीय विधेयक प्रस्तुत करने के लिए केंद्र में राष्ट्रपति तथा राज्य में राज्यपाल की स्वीकृति आवश्यक है। प्रथम वाचन में विधेयक की सामान्य जानकारी तथा उसके मुख्य मुद्दों पर चर्चा होती है। आवश्यकता पड़ने पर मतदान करवाया जाता है। द्वितीय वाचन के दौरान विधेयक के प्रत्येक मुद्दों की धारा अनुसार चर्चा होती है, उसके उद्देश्यों तथा उसके प्राप्त होने वाले परिणामों पर बहस होती है। उसमें लोगों, समूहों, संस्थाओं तथा विरोध पक्षों के अभिप्राय के आधार पर सुधार किया जा सकता है। अंत में उस पर मतदान होता है। कई बार सदन में अधिक कामकाज होने के कारण विधेयक पर विस्तृत चर्चा नहीं हो पाती। इसके लिए संबंधित विषय के अनुभवी तथा विशेष ज्ञान रखने वाले सदस्यों की प्रवर समिति को सौंप दिया जाता है, जो विधेयक की जांच करता है। लोकमत का ध्यान रखते हुए प्रवर समिति विस्तृत चर्चा के बाद सुधार कर संबंधित विवरण पत्र सदन को सौंपती है तथा विधेयक के तीसरे वाचन के लिए प्रस्तुत करने के लिए भेज देती है। तीसरे वाचन की प्रक्रिया मात्र एक औपचारिकता है। विधेयक में सुधार के लिए की गई सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने के पीछे प्रस्तुत तर्क के बाद अंत में विधेयक के स्वीकार स्वरूप पर मतदान करवाया जाता है। अगर विधेयक के पक्ष में बहुमत होता है तो विधेयक पारित घोषित किया जाता है। उस पर सदन के अध्यक्ष का हस्ताक्षर लेकर उसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरे सदन में भी विधेयक इसी प्रक्रिया से गुजरता है। दूसरे सदन में आवश्यक संशोधन के साथ पारित हो जाने के बाद विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। अगर दूसरे सदन में विधेयक पारित नहीं होता तो उसे पुनः पहले सदन को वापस भेजा जाता है। अगर दूसरे सदन द्वारा विधेयक 6 महीने तक पहले सदन को वापस नहीं किया जा गया तो उस सदन में विधेयक पारित नहीं हुआ है। ऐसा मान लिया जाता है जब दोनों सदनों के बीच मतभेद बढ़ गया हो या राज्यसभा में सत्ता पक्ष का बहुमत न हो, तब विधेयक को स्वीकृति मिलनी मुश्किल हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में विधेयक को बहुमत से पारित किया जाता है। विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त करते समय भी राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प होते हैं। यह विधेयक पर हस्ताक्षर करके स्वीकृति प्रदान करे, वह विधेयक को अपने पास रख सकता है, विधेयक को पुनः विचार के लिए संसद के पास वापस भेज दे। राष्ट्रपति के किसी विधेयक पर मंजूरी प्रदान करने के बाद कानून सरकारी गैजेट्स में प्रकाशित होता है। उसके बाद उसमें दर्शाई गई तारीख में उसका अमल शुरू माना जाता है। ब और क जब संविधान में सुधार से संबंधित विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाता है, तब संसद के दोनों सदनों में कुल सदस्यों की बहुमति या उपस्थिति मत तथा मतदान में भाग लेने वाले 2/3 सदस्यों की बहुमति आवश्यक होती है। केंद्र तथा राज्यों के संबंधों के संदर्भ में संविधान में सुधार के लिए संसद के दोनों सदनों के आधे से अधिक सदस्यों की सहमति के साथ राज्यों के 50% विधानमंडलों की स्वीकृति आवश्यक है। सामान्य विधेयक की तरह वह विधेयक भी विविध चरणों से गुजरता है।
क कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं, यह निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। बजट से संबंधित तथा वित्तीय व्यवस्थाओं से संबंधित विधेयक को वित्तीय विधेयक कहा जाता है। केंद्र का बजट केंद्रीय वित्त मंत्री अधिकांशतः 28 फरवरी को लोकसभा में प्रस्तुत करता है। सभी वित्तीय विधेयक सबसे पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किए जाते हैं, जो निम्नलिखित चरणों से गुजरते हैं। पहला है, लोकसभा में प्रस्तुत वित्त विधेयक पर 2-3 दिनों तक प्राथमिक चर्चा होती है। दूसरा है, बजट में खर्च के लिए रखी मांगों के ऊपर चर्चा विचारण होती है। वित्त मंत्री बजट से संबंधित सभी आंकड़ा की जानकारियों को संसद में प्रस्तुत करता है। तीसरा है, सभी विभागों के मंत्री जैसे कृषि विज्ञान, संरक्षण, व्यापार, वाणिज्य तथा मानव संसाधन विभाग आदि अपने अपने विभागों की मांगों को लोकसभा के समक्ष विचार विमर्श के लिए रखते हैं तथा मतदान के द्वारा उस पर मंजूरी प्राप्त करनी होती है। चौथा है आपका, बजट में आय के अनुमति क्षेत्रों तथा टैक्स से संबंधित प्रस्ताव अलग अलग स्वरूप में प्रस्तुत किया जाता है तथा उस पर मंजूरी लेनी पड़ती है। लोकसभा में पारित होने के बाद वित्त विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है। राज्यसभा में को इस विधेयक से संबंधित आवश्यक सिफारिशों के साथ 14 दिनों के अंदर वापस लोकसभा के पास भेजना पड़ता है। लोकसभा राज्यसभा की सिफारिशों को स्वीकार अथवा अस्वीकार कर सकती है। अगर 14 दिनों के अंदर राज्यसभा वित्त विधेयक को वापस लोकसभा के पास नहीं भेजती तो विधेयक राज्यसभा के द्वारा पारित माना जाता है। राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को लोकसभा अस्वीकार करे तो लोकसभा के मूल स्वरूप से पारित वित्त विधेयक दोनों सदनों में पारित माना जाता है। इस प्रकार वित्तीय मामलों में राज्यसभा का सत्ता लोकसभा की तुलना में सीमित है, छोटा है। इस तरह विविध प्रक्रियाओं के अंत में दोनों सदनों में पारित वित्तीय विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय विधेयक पर राष्ट्रपति को अपनी स्वीकृति देनी पड़ती है। अगर बजट संसद में पारित नहीं होता तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसके उपरांत विधान सदनों में देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, संरक्षण, सुरक्षा तथा विदेशी मामलों में से संबंधित विविध क्षेत्रों के प्रश्नों पर विचार विमर्श किया जाता है। लोकसभा कार्यपालिका, मंत्रिमंडल तथा कार्यकारी अधिकारियों के कामकाज पर नज़र और नियंत्रण रखती है। सार्वजनिक वित्त का कार्यक्षम तथा व्यवस्थित रूप से उपयोग किया जाए, इस पर निगरानी रखने का कार्य जनता के प्रतिनिधियों का है। इस तरह लोकसभा सार्वजनिक वित्त के उपयोग पर सीधे तथा अंतिम नियंत्रण रखती है। संसद की स्वीकृति के बिना कार्यपालिका द्वारा नया कर यानी टैक्स नहीं लगाया जा सकता तथा वर्तमान करों में कोई फेरबदल नहीं किया जा सकता। कार्यपालिका के खर्च पर विधायिका का नियंत्रण होने के कारण इसे सार्वजनिक धन में का कोई रक्षक कास्टेडियन कहा जाता है। इसके उपरांत संसद, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के न्यायमूर्तियों, मुख्य चुनाव आयुक्त, ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल जैसे लोगों के सामने संविधान भंग के आरोप में प्रस्ताव पारित कर उन्हें उनके पद से हटा सकती है। राज्य स्तरीय विधायिका। विधानसभा, प्रत्येक राज्य के एक विधान सदन होता है जिसे विधानसभा कहते हैं। विधानसभा निचला सदन है। विधान परिषद, विधान मंडल के दूसरे सदन को विधान परिषद कहते हैं। बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु जैसे राज्यों में 2 सदन हैं। वहाँ ऊपरी सदन गृह विधान परिषद तथा निचला सदन गृह विधानसभा के नाम से पहचाना जाता है। गुजरात में विधान परिषद नहीं है। अलग अलग राज्यों में विधानसभा के सदस्यों की संख्या में अंतर दिखाई देता है। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार किसी भी विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 से कम तथा 500 से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में गुजरात में विधानसभा के सदस्यों की संख्या 182 है। विधानसभा सदस्यों के उम्मीदवार के लिए योग्यता,
जो भारतीय नागरिक हो उसकी उम्र 25 वर्ष या उससे अधिक हो, पागल, दिवालिया तथा अपराधी घोषित न किया गया हो, वह व्यक्ति विधानसभा सदस्य के रूप में उम्मीदवार कर सकता है। कार्यकाल, उनका कार्यकाल कितने समय का होता है। विधानसभा अस्थायी सदन नहीं है। सामान्य परिस्थितियों में उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। विधानसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद उसका विसर्जन होता है, यानी कि उसका अंत होता है। कई बार असामान्य परिस्थितियों में संवैधानिक व्यवस्थाओं के अनुसार सरकार नहीं चल सकती या सरकार की रचना नहीं हो पा रही हो, तब राज्यपाल राष्ट्रपति को विधानसभा के विसर्जन करने का सिफारिश भेजता है तथा राष्ट्रपति को विधानसभा को बर्खास्त करके राष्ट्रपति शासन लगा देता है। उस समय राज्यपाल तथा राज्य का संचालन करता है। विधानसभा सदस्य अपने में से ही विधानसभा के सरल संचालन के लिए अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। विधान परिषद सदस्य स्थानीय स्वराज्य की संस्थाओं, नामांकित स्नातकों, माध्यमिक तथा उच्च या माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों का तथा अध्यापकों द्वारा निर्मित मतदाता मंडल द्वारा चुने जाते हैं। विधान परिषद सदस्य के लिए 30 वर्ष या उससे अधिक की आयु तथा भारतीय नागरिक होना चाहिए। विधान परिषद एक अस्थायी सदन है। राज्यसभा की तरह इसके भी प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। इसके 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष सेवानिवृत्त होते हैं। राज्य में विधान परिषद रखना या न रखना यह राज्य निश्चित करता है। गुजरात में विधान परिषद नहीं है। लोकसभा की तरह विधानसभा के पास अधिक सत्ताएं हैं। विधानसभा में सामान्य तथा वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। विधेयक विविध स्तरों पर से कानून स्वीकृति होते हुए अंत में राज्यपाल की मंजूरी के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल की स्वीकृति मिलने के बाद विधेयक कानून बन जाता है। कार्यपालिका दूसरा है। सरकार का सबसे कार्यशील, सबसे प्रभावशाली तथा प्रत्यक्ष रहने वाला अंग कार्यपालिका है। संघीय कार्यपालिका अर्थात केंद्र सरकार, राजकीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल तथा अस्थायी प्रशासनिक कर्मचारियों को से बने प्रशासनिक तंत्र को प्रशासकीय कार्यपालिका कहते हैं। राजकीय और प्रशासनिक कार्यपालिका के अधिक और कर्मचारी जनता के सीधे संपर्क में आते हैं। उसके कार्यों से लोग प्रभावित होते हैं। विधायिका द्वारा निर्मित कानून को व्यवहार में अमल करवाने का कार्य कार्यपालिका का है। सरकार द्वारा लोगों की आकांक्षाओं, अपेक्षाओं तथा लोकमत के आधार पर निर्मित नीतियों, योजनाओं तथा कार्यक्रम के अमल करवाने का कार्य प्रशासनिक कार्यपालिका करती है। राज्य कार्यपालिका हर 5 वर्ष के बाद या सत्ता का त्याग करने के साथ बदलती है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका या अस्थायी नियुक्ति वाले प्रशासनिक अधिकारियों से निर्मित होने के कारण अस्थायी होती हैं। प्रशासनिक अधिकारियों से सेवानिवृत्ति की आयु देश के अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। अगर कोई अधिकारी अपने सेवा काल के दौरान रिश्वत, भ्रष्टाचार या कार्य के प्रति लापरवाही करता है तो आवश्यक जांच के बाद उसे नौकरी से निकाला जा सकता है अथवा निलंबित किया जा सकता है। राजकीय कार्यपालिका के सदस्य किसी न किसी राजनीतिक पक्ष के सदस्य होते हैं। पक्ष के प्रति उसकी व्यक्तिगत वफादारी लोकमत के आधार पर जनता द्वारा उसके निर्वाचन या उसकी मुख्य योग्यता है, जबकि प्रशासनिक कार्यपालिका में शैक्षणिक योग्यता, गुणवत्ता तथा अनुभव के आधार पर उसी प्रकार सार्वजनिक स्पर्धकर्ता परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने के बारे में उसकी अस्थायी नियुक्ति होती है। प्रत्येक प्रशासनिक अधिकारियों की सेवा में संधि सेवा के रूप में जाना जाता है। केंद्र स्तर पर राजकीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्रिमंडल का समावेश होता है।
अब राष्ट्रपति के बारे में आप जान लो कि राष्ट्रपति बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए और क्या क्या कार्य है राष्ट्रपति के। भारत में संवैधानिक रूप से सर्वोच्च पद राष्ट्रपति का होता है। हमारे देश का पहला नागरिक ही राष्ट्रपति ही है। सरकार की सभी कार्यपालिका विषयक सत्ताएं संविधान द्वारा राष्ट्रपति को सौंपी गई है। केंद्र सरकार का पूरा प्रशासनिक राष्ट्रपति के नाम से चलता है। वह राष्ट्र का सर्वोच्चता भारतीय प्रजातंत्र का प्रथम नागरिक है। योग्यता: राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी उम्र 35 या उससे अधिक होनी चाहिए। सरकारी वैतनिक कर्मचारी अथवा किसी से भी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। संसद सदस्यों और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य नहीं होना चाहिए। राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्यों से निर्मित मतदाता मंडल के द्वारा परोक्ष पद्धति से किया जा सकता है। राष्ट्रपति का चुनाव 5 वर्ष के लिए किया जाता है, लेकिन वह चाहे तो दोबारा चुनाव में भाग ले सकता है। वह तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर रहता है जब तक उसे विरुद्ध कोई भी फौजदारी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता और न ही उसकी गिरफ्तारी या किसी प्रकार की सजा का आदेश दिया जा सकता है। कार्य और सत्ताएं, उनके कौन कौन से कार्य और क्या क्या उनकी सत्ताएं हैं, क्या क्या उनको। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल नेता के प्रधानमंत्री नियुक्ति करता है तथा प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। उन्हें शपथ दिलवाता है, उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है। जब लोकसभा के प्रधानमंत्री व उसके मंत्रिमंडल का समर्थन प्राप्त रहता है तब तक राष्ट्रपति उसकी अवगणना नहीं कर सकता। राष्ट्रपति संरक्षण दलों के सर्वोच्च अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति के दूसरे देशों के साथ युद्ध बंद करने या संधि करने की सत्ता प्राप्त होती है। राज्यों के राज्यपालों, सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायमूर्तियों, एंटर्नी जनरल, मुख्य चुनाव आयुक्त, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों के विविध देशों में भारत के राजदूतों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इस प्रकार कार्यपालिका तथा प्रशासन से संबंधित विशाल तथा अधिकृत सत्ता राष्ट्रपति के पास है। अपराधियों की सजा माफ करने व फौजदारी मामलों में दी गई सजा की समयावधि को कम करने तथा सजा को स्थगित रखने अथवा सजा के स्वरूप में परिवर्तन करने का अधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों की बैठक बुलाना, उसे स्थगित रखना तथा लोकसभा को भंग करने की सत्ता राष्ट्रपति के पास है। युद्ध, बाह्य आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह में भारत अथवा भारत में के किसी भाग में सुरक्षा के समक्ष भय उत्पन्न होने की स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर सकता है। राष्ट्रपति के इस निर्णय को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। राज्य के राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति उस राज्य के संवैधानिक आपातकाल घोषित कर सकता है तथा राज्य के मंत्रिमंडल को बर्खास्त करके राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू कर वहां का प्रशासन अपने हाथ में ले सकता है। देश में आर्थिक संकट अथवा वित्तीय आपातकाल के समय सभी सरकारी कर्मचारियों के वेतन तथा भत्तों में कटौती कर सकता है। विशाल सत्ताएं धारण करने तथा संवैधानिक सर्वोच्च होने के बावजूद भी लोकतंत्र की परंपरा के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सलाह लेने और उसके अनुसार व्यवहार करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब उपराष्ट्रपति। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करता है। जैसे जहाँ पे राष्ट्रपति नहीं है, अनुपस्थित है, वहाँ पे उनका कार्य उपराष्ट्रपति करता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से बने मतदाता मंडल द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए भारत का नागरिक तथा 35 वर्ष या उससे अधिक वर्ष की अधिक आयु होनी चाहिए। उसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। पद के आधार पर वह राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। अब प्रधानमंत्री, जो आपका प्रथम नागरिक देश का राष्ट्रपति, दूसरा उपराष्ट्रपति और तीसरा प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री
सरकार का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल या गठबंधन के संसद का सर्वमान्य नेता होता है। उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा औपचारिक रूप से की जाती है। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति औपचारिक रूप से राष्ट्रपति करता है और उसके विभागों का बंटवारा करता है। किसी भी मंत्री को मंत्रिमंडल में शामिल करना, मंत्री पद पर बने रहना या मंत्रिमंडल से बाहर निकालने का निर्णय प्रधानमंत्री करता है। मंत्रिमंडल की बैठकों की यह अध्यक्षता करता है। प्रधानमंत्री अलग अलग विभागों के कार्यों के बीच योग्य संकलन स्थापित करना तथा उसके विभागों की देखभाल का कार्य करता है। नीति विषयक निर्णय लेता है। पद के आधार पर प्रधानमंत्री योजना आयोग, जो अब नीति आयोग के रूप में जाना जाता है, उसका अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री तथा उप मंत्री ऐसे स्तरीय मंत्रिमंडल होता है। प्रधानमंत्री को संसद के दोनों सदनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना आवश्यक है। मंत्रिमंडल सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर कार्य करता तथा वह लोकसभा के प्रति जवाबदार होता है। किसी भी नीति विषयक निर्णयों के लिए पूरा मंत्रिमंडल जवाबदार होता है। अगर लोकसभा किसी भी मुद्दे अथवा किसी भी विषय पर बनाई गई सरकारी नीति को नामंजूर करती है तो उसके लिए पूरा मंत्रिमंडल जवाबदार होता है तथा सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत के आधार पर पूरे मंत्रिमंडल को त्याग देना पड़ता है। आपका आगे का है टॉपिक राज्यपाल। बच्चों, अगले वीडियो में मैं आपको राज्यपाल के बारे में और मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल प्रशासनिक, ये सब टॉपिक आपको मैं अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। थैंक यू बच्चों।